अब शारीरिक देखभाल तो वो लैब बीटर कर रहे थे, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था उनको इजोटेरिक मतलब गुह विद्या में प्रशिक्षित करना। जैसे मास्टर कुथुमी के पास वो अपने सूक्ष्म शरीर में जाते थे, तो वो जो भी कृष्णा है या नित्या है उनके भी सूक्ष्म शरीर को लेकर मास्टर कुथुमी के पास जाते थे। लिखा हुआ है कि 5 महीने तक के उनको प्रशिक्षित किया गया। हर रात को 15 मिनट के लिए उनके सूक्ष्म शरीर को ले जाया जाता था और उनको दिशा निर्देश देते थे मास्टर कुथुमी कृष्णा को। और आखिर में मास्टर अपनी बात कुछ सरल वाक्यों में समेट देते थे। लास्ट में कुछ एक पॉइंट्स बता देते थे जिसको कृष्णा ने नोट्स सवेरे उठ के वो या जागने पर वो नोट्स बनाते थे। सिर्फ व्याकरण की उसकी उसमें शुद्धिकरण की गई, बाकी वो पूरा जो भी लिखा है वो कृष्णा ने लिखा है। और इस बुक का नाम द फीट ऑफ द मास्टर के रूप में छापा गया, जिसके लेखक का नाम कृष्णा न देकर अल्सियोन दिया गया। अभी तक ये 27 भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी हैं। अब लेड बीटर तो ये दोनों बच्चों को प्रशिक्षण भी देना शुरू कर दिए थे। अब 17 नवंबर 1909 को एनी बेसेंट भारत लौटी और पहली बार वो कृष्णा से मिली, और पहली बार ही मिलते ही साथ ही आजीवन स्नेह की शुरुआत हो गई। सारी जिंदगी वो उनको मां समझते रहे और एनी बेसेंट उनको अपना बेटा मानती रही। पिता को शिकायत थी, कृष्णा के पिता को शिकायत थी कि बच्चे उससे दूर किए जा रहे हैं, तो एनी ने अपने संरक्षण में ले लिया कि कोई बात नहीं, अब वो मेरे साथ रहेंगे, मेरे कॉटेज में रहेंगे, लेड बीटर के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि लेड बीटर से थोड़ा सा उनको उनके पिता को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लेड बीटर ने एक दिन बेसेंट को लिखा कि मास्टर कुथुमी ने हमको सूचित किया है कि आज रात कृष्णा को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं। और वो बेसेंट मतलब एनी बेसेंट भी वहां पर उपस्थित रहे। लेड बीटर ने बाद में बताया कि लॉर्ड मैत्रेय ने विधिवत हमें उनका दायित्व ब्रदरहुड की तरफ से सौंपा है। 11 जनवरी की दीक्षा तय की गई। जब दो बुक है ना, द लाइव्स ऑफ एल्सियोन, उसमें मैत्रेय का नाम सूर्य करके लिखा है। तो ये जो सूर्य है वो स्वयं अनुष्ठान संपन्न कराएंगे, मतलब दीक्षा मतलब इनिशिएशन का जो काम है वो मैत्रेय यानी कि सूर्य, जो उनका छद्म नाम है, जो अलग से नाम है, वो करवाएंगे। और उसके बाद शंभाला जाने का आदेश है और 36 घंटों के लिए ये एकांतवास आवश्यक होगा। मतलब 36 घंटे तक के कृष्णा और लेड बीटर को एक साथ रहना है और कोई भी इनसे न मिले। उस समय एनी बेसेंट कहीं और थी, उनको लेटर लिख के लेड बीटर ने सूचना की थी। तो लेड बीटर को उन्होंने कहा, एनी ने, कि ठीक है, तुम इस काम के लिए मेरा रूम और मेरे बगल वाला रूम भी तुम ले लो और बिल्कुल सिक्योरिटी अच्छे से रखना। और वहां पे एक डिक क्लार्क थे, वो और नित्या आप लोग की देखभाल करेंगे और पहरा अच्छे से लगा देना। 36 घंटे के लिए उनकी बॉडी बार बार, बॉडी में से उनकी जो सेल्फ बोलो या आत्मा बोलो, वो बाहर जाने वाली थी मास्टर कुथुमी के पास। तो 10 जनवरी सोमवार की शाम से लेकर 12 जनवरी की सुबह तक कृष्णा और लेड बीटर एनी बेसेंट के कमरे में बंद रहे। नित्या और डिक क्लार्क बाहर पहरा देते थे और बीच बीच में उनकी बॉडी में उनका सेल्फ आकर थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना या कुछ और रहता था वो करते थे। वो सिरहाने के पास नित्या और डिक ने रख देते थे नाश्ता वगैरह कुछ भी भोजन। उनकी बॉडी में उनकी सेल्फ आती, कुछ खाती पीती और फिर चली जाती। एनी के बेड पर कृष्णा लेटे हुए थे और जमीन पर लेड बीटर सोते थे। जब ये पूरी घटना हो गई, तो इस घटना के बाद जब कृष्णा वापस आए, मतलब उस दुनिया से, दूसरे डायमेंशन से जब वापस आए,
तो वो चिल्लाते हुए उठे, मुझे याद है, मुझे याद है। और उन्होंने इसका वर्णन किया, लिखा कि मास्टर कुथुमी के घर मास्टर मौर्य थे, साथ में श्रीमती बेसेंट और लेडबीटर भी थे। वे सभी, मतलब मास्टर कुथुमी के घर में मौर्य भी थे, एनी बेसेंट, लेडबीटर सभी थे, और वे सभी लॉर्ड मैत्रेय के घर पर गए, जहां और भी कई मास्टर्स मौजूद थे। कृष्णा को लॉर्ड मैत्रेय के सामने लाया गया। लॉर्ड द्वारा प्रश्न पूछे गए और सही सही उत्तर देने के बाद कृष्णा को ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड में शामिल कर लिया गया। 2 रात वहां पे थे, 36 घंटे में 2 रातें पड़ी। तो पहली रात का तो ये जिक्र किया कृष्णा ने, अपने नोट्स में लिखा, और दूसरी रात को उन्होंने कहा कि उनको द किंग ऑफ द वर्ल्ड से मिलने ले जाया गया। हम नहीं जानते द किंग ऑफ द वर्ल्ड कौन है। तो कृष्णा ने लिखा है कि वो अनुभव अद्भुत था, क्योंकि वो जो किंग के बारे में लिख रहे हैं कि वो एक बालक है जो मुझसे अधिक बड़े नहीं है, पर असाधारण रूप से सुंदर, प्रभावशाली और वैभवपूर्ण है। और जब वो मुस्कुराते हैं तो सूर्य के प्रकाश के सदृश लगते हैं। वह, यानी कि किंग के बारे में कह रहे हैं कि वह सागर की तरह शक्तिशाली है, इसीलिए उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं टिक सकता। इस पर भी वह और कुछ नहीं, बस प्रेम है। सॉरी, इसीलिए मैं उनसे जरा भी भयभीत नहीं हूं। इनका वर्णन किया गया है। ये कौन सा एक्सपीरियंस था, हमारी बुद्धि इसको नहीं समझ पाएगी, पर जो भी था अद्वितीय था और उनको आगे के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि वो काम ऐसा करने वाले थे जो विश्व में कभी नहीं हुआ है। ऐसा प्रयोग न कभी हुआ है और न कभी आगे होगा। अब इनके पिता बहुत ज्यादा कानूनी दांव पेच में लड़ गए, क्योंकि उनको किसी ने भड़का दिया था। और तो एनी ने पूरा कानूनी दायित्व अपने ऊपर ले लिया दोनों बच्चों का। उस समय की घटना का मिस्टर वुड कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो इतनी सहजता, शांत, विनीता, बड़ों के लिए आदर, कोई दंभ नहीं, प्रशांत, निस्वार्थ वाले थे। कोई भी इनको प्राउड नहीं होता था कि इनको इतने मास्टर्स और लॉर्ड मैत्रेय इनके पास तक के ले जाया गया है और इनको दीक्षा दी गई है। कोई इनके में घमंड नाम का नहीं था, और स्वार्थ तो उनके में बचपन से ही नहीं था। फिर ये जब घटना हो गई, उसके बाद 1911 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, और मुझे 1911 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना की। कृष्णा इसके प्रेसिडेंट बने, बेसेंट और लेडबीटर उसके संरक्षक। इसका कार्य था वर्ल्ड टीचर मतलब मैत्रेय जब किसी के शरीर में आके बोलेंगे, वर्ल्ड टीचर के आगमन के लिए आस्था को जुटाना, लोगों को जुटाना कि ये होने वाला है, ऐसी आस्था। और जो मास्टर्स कुथुमी और जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, मास्टर्स जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे लेडबीटर को, उनकी इच्छा थी कि बच्चों को इंग्लैंड में प्रशिक्षित किया जाए। एनी बेसेंट उनको अडयार से लेके जाती हैं इंग्लैंड, उनको विदेशी कपड़े पहनाना सिखाती हैं, उनके कृष्णा के कान छेदे हुए थे तो वो कान सिलवाती हैं। कहा जाता है कि आज तक के वो इतने अच्छे से नहीं सिले गए, उनका दाग आज भी उनके कानों में दिखता है। और
उनको यूरोपीय जो कपड़े पहनाए गए थे वो कृष्णा को, नित्या को बड़े अच्छे लगते थे, पर सबसे ज्यादा यंत्रणा लगती थी उनको जूते पहनने में। उनको जूते पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, उनको पैदल चलने से ही नफरत होती थी, क्योंकि जूते पहन के उनको चलना पड़ता था। और उनको वहां पे थिएटर बहुत पसंद आए थे, और वहां पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ चालू हो गया, और उनकी एक्सरसाइज से लेके उनका पूरा प्रशिक्षण चालू हो गया। प्रशिक्षण का मतलब कोई ध्यान या कोई विपස්සना वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और खेल कूद और दूसरी चीजें। अब तब तक के पिता को किसी संपादक ने बहुत भड़का दिया था, क्योंकि लेड बीटर के खिलाफ वैसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह का काफी केसेस था, तो कुछ कुछ उन्होंने आरोप लगा दिया और कहा कि बच्चों को उनसे दूर लेके जाया जा रहा है और उनको वापस चाहते हैं। अब बच्चे उनको वापस लौटा दिए जाए। जब तक कि इसका फैसला होता तब तक के कृष्णा एडल्ट हो चुका था। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उनको लिया था तब वो 13 वर्ष के आसपास के थे। अब तक के वो एडल्ट हो चुके थे, 18 साल के, और उन्होंने एनी को लेटर लिख के कहा कि उनको माँ ही करके लिखते थे, मेरी प्यारी माँ, और अब मैं वयस्क हो गया हूँ, अब मैं आपके सहायता के बगैर भी निर्णय ले सकता हूँ, और मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए बहुत सा काम करूंगा, ऐसा करके कुछ कुछ उन्होंने लिखा लेटर। वहां पर क्या हुआ कि एनी बेसेंट को हमेशा कोई न कोई, क्योंकि उस समय वो इंडिया की पॉलिटिक्स में भी छाई हुई थी, तो बहुत बिजी रहती थी, तो वो उन दोनों बच्चों को वहां पर छोड़कर चली गई थी। तो जॉर्ज अरुंडेल और दूसरे लोग उनका देखभाल करते थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के ही लोग। वहां पर एनी बेसेंट ने जब घोषणा की थी कि जिनको भी इस स्टार ऑफ द ईस्ट में नाम लिखवाना हो, आप अरुंडेल को नाम लिखवाना, तो अरुंडेल को सबसे पहले नाम जिसने लिखाया था वो थी एमिली। एमिली आपको पूरे समय उनकी बायोग्राफी में सुनाई देंगी, क्योंकि एमिली और एनी बेसेंट इन दोनों को ही उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत मां माना था। तो एमिली इनको बहुत चाहने लगी थी और उनका ध्यान भी रखती थी। इस समय तक लेडी एमिली का पूरा जीवन, वहां पर जब एनी उनको छोड़ के गई थी तो एमिली पूरा ध्यान रख रही थी। पूरा जीवन उनका कृष्णा में सिमट आया था। उनके पति, बच्चे, घर बार सब पृष्ठभूमि में चले गए थे, बैकग्राउंड में चले गए थे। कृष्णा को अपने बेटा और टीचर दोनों के रूप में देखने लगी थी। पर अरुंडेल को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, और एनी बेसेंट को भड़काकर उन्होंने एमिली को दूर कर दिया। एनी बिजी रहती, एमिली भी चली गई, तो ये कृष्णा बहुत उदास रहते। इनको बहुत सारे साइकिक पावर्स आने लग गए, पर वो कभी उसको बढ़ावा नहीं देते थे, मतलब उसको कल्टीवेट करने का कोशिश नहीं करते थे, पर इनको पावर्स बहुत सारे आने लग गए थे। उसने एनी बेसेंट को लिखा कि उनके भाई की आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, नित्या को, तो माँ मैंने उसे ठीक कर दिया। एमिली को सॉरी लिख के भेजे थे। और भी कई लोगों की तबीयत खराब होती थी, जो भी उसके आसपास के लोग रहते थे तो उसके पास दौड़ते हुए आ जाते थे कि हमारी तबीयत खराब हो गई, और ये भी बालक बढ़िया उनको ठीक कर देता था। फिर ये कॉलेज में गए। कॉलेज की भी बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि ये कॉलेज में मैट्रिक परीक्षा में बैठने गए। ऑनर्स नित्या को मिली, परंतु कृष्णा फेल हो गया। फिर लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए नित्या वहां रुक गया। अब इनका भाई इनसे बिछड़ गया, और इनको एक संगर साहब करके है, उनके पास लाया गया, और वो वहां रहने लग गए ताकि फिर से वो परीक्षा में तैयारी करें और मैट्रिक पास कर सके। तो संगर साहब ने बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि नित्या की बुद्धि तो कुशाग्र थी, पर कृष्णा की बुद्धि व्यापक थी। किसी भी सब्जेक्ट को वो बहुत विस्तार से ग्रहण कर लेते थे। पर जब वो एक्सप्रेस करने की बात आती थी ना, अपने थॉट्स को हम जो सीखते हैं हम उसको एक्सप्रेस करते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो उनके में नहीं था, और इसीलिए वो असहाय होने के कारण ही 3 बार असफल हुए, 3 बार वो नहीं पास कर पाए। अब नहीं पास कर पाए तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटीज में ही अपने कामों में ध्यान दे रहे थे।
तब जिड्डू कृष्ण मूर्ति को, कृष्णा बोलेंगे अपन, छोटा सा प्यारा सा नाम, तो कृष्णा को एक मैगजीन मिलती है। थियोसॉफिकल सोसाइटीज में बहुत सारे सेक्शन बने थे, पर्पल ऑर्डर, उसमें पर्पल कलर की शॉल पहनी जाती थी उनके ग्रुप के लोगों को। एक था इजोटेरिक सेक्शन। थियोसॉफिकल सोसाइटीज में ऑकल्ट का बहुत प्रचलन था, तंत्र मंत्र और जीवित लोग मृत आत्माओं से बात करते हैं, ये सब चीजें थी। बहुत सी चीजें इस बुक में आपको मिलेंगी जिसमें जिसमें कृष्णा को बिल्कुल भी, मतलब वो बोलते थे कि ये होती हैं, ये सब शक्तियां होती हैं, पर इसमें कोई भी अच्छाई नहीं है, तो वो कभी इसकी बढ़ावा नहीं करते थे। इजोटेरिक सेक्शन से तो उनको बहुत ज्यादा चिढ़ थी नित्या को। तो इजोटेरिक सेक्शन एक मैगजीन निकालता था, डिसाइपल। अब ये बुक जो मैगजीन थी, वो राजा, उनका एक फ्रेंड है, बहुत सारे मैंने कहा ना कैरेक्टर हैं जिनका हर एक के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, तो वो निकालता था, तो इनको पसंद आया और ये राजा इस मैगजीन को निकालते थे। तो डिसाइपल में जब वो पढ़े तो वो हतप्रत रह गए, क्योंकि जो भी हम मास्टर्स की बात करते हैं या दीक्षा वगैरह की बात करते हैं, ये सब हो रही थी, सत्य थी, पर इसको ये मार्केट के रूप में फैलाने का कृष्णा को इरादा नहीं था। उन्होंने एमिली को लेटर लिखा, और क्या लिखा कृष्णा ने? मैं मास्टर्स पर विश्वास करता हूं, पर कतई नहीं चाहता कि इसे हास्यास्पद बना दिया जाए। मैं वह नहीं हूं जो अन्य लोग मेरे बारे में सोचते हैं, और मेरा मुकाम जो इन्होंने गढ़ के रखा है। उस समय से इनको भेदभाव होने लग गए राजा से और इनके, पर एक बार फिर राजा इनसे मिलते हैं और बहुत ही प्यार से मैनिपुलेट करके कृष्णा को अपनी बातों में लेके आ जाते हैं, और फिर वो थियोसॉफिकल के लिए कृष्णा जी काम करने लग जाते हैं। जबकि वो जो इनके साथ जो हो रहा था या और भी चीजें जो हो रही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसको पब्लिकली बताने का उनका कृष्णा का मन नहीं रहता था। अब नित्या जो उनका छोटा भाई था, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनके लिए एक नई एक मैडम मेंजियरली को बुलाया जाता है। उनकी जो दोनों बेटियां थी वो भी उनका रख रखाव करती हैं, नित्या की बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। अब तक के जब इनका ख्याल रखा जा रहा था, तब तक के कृष्णा फ्रेंच भी सीख लिए थे और संस्कृत भी सीखने की शुरुआत कर चुके थे, पर संस्कृत कभी वो नहीं सीख पाए, पर फ्रेंच सीख लिया और थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत ही बिजी रहने लग गए। मैंने कहा ना, राजा ने उनको इस तरीके से किया कि वर्ल्ड टीचर के लिए वो बिल्कुल जुट गए थे। इतनी कुशलता से गोष्ठियां, वार्ता और जो भी सेमिनार्स वगैरह होते थे वो हैंडल करते थे कि एनी बेसेंट और नित्या भी आश्चर्य करते थे कि इनके में ऐसी ताकत, इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई कि इतने अच्छे से वो सब चीजों को हैंडल कर पा रहा है। एक इनके फ्रेंड है, मतलब एक था बैरन वॉन, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से उस समय जुड़ गया था, और उस समय उन्होंने अपने बहुत बड़े घर, जिसका नाम था कॉजल अर्ड अर्ड कॉजल अर्ड, अपना बहुत बड़ा घर दे दिया, और 500 एकड़ जमीन जो जंगल की थी वो पूरी इस कृष्णा को सौंप दी, क्योंकि वर्ल्ड टीचर आने के लिए इतनी तैयारियां हो रही थी। उनके लिए बकायदा एम्पली थिएटर्स बनाए जा रहे थे, और संगोष्ठी जगह जगह हो रही थी ना, मीटिंग्स और वो। तो ये कॉजल अर्ड को वॉरेन ने दे दिया था, तो कॉजल अर्ड को मीटिंग्स के लिए बनाया गया था हेडक्वार्टर। और उसी समय जब बहुत मीटिंग्स वगैरह सब हो रही थी, तब 17 साल की एक हेलन नॉर्थ पहली बार कृष्णा से मिलती है। हेलन नॉर्थ वो वायलिन सीखती थी, और पहली बार उनसे जब मिलती हैं तो कृष्णा को बहुत पसंद आती है, दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। और फिर वहां से कृष्णा को, मतलब
अमेरिका से कृष्णा को मुंबई अड्यार लाना जरूरी था। तो दोनों के बीच विरह की जो बातें थी वो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अमीली को, अपनी मदर को लिखा कि कितना कष्टप्रद होता है कि जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसको छोड़कर आपको जाना पड़ता है। फिर वो इंडिया आते हैं, अपने पिता से मिलते हैं। उनके पिता बहुत अभिभूत हो जाते हैं कि सोचिए वो इतने गरीब परिवार में अगर रहता तो शायद, एक बार कृष्णा ने भी कहा था कि अगर मुझे खोजा नहीं गया होता तो मैं कब का मर चुका होता। तो उस गरीबी वाले घर के नित्या और कृष्णा इतने अच्छे से वेल एजुकेटेड, इतने नाम, इतना सम्मान और ख्याति प्राप्त करके अपने पिता के पास आते तो उसके पिता बहुत रोते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और जब ये अड्यार आए वापस तो कृष्णा कहते हैं कि लोग उनसे मिलने के लिए पागलों के समान टूट पड़ते थे, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोग उनको टच करते, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके कपड़े को टच करने के लिए, उनके पैरों को छूने के लिए। 3.5 महीने तक के वो इंडिया में रहे, फिर वो सिडनी चले गए कृष्णा अपने भाई के साथ। और तब उनके भाई नित्या को दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। अब उनके भाई की सेवा के लिए एक 19 साल की रोजा लिंड नाम की एक लड़की आई। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में ही थी। रोजालिंड के बारे में भी आप पूरे समय सुनते रहेंगे क्योंकि ये आजीवन उनकी फ्रेंड बनी रही कृष्णा की। वो ऐसा लगता था जैसे जन्मजात नर्स हो। बहुत ही अच्छे से वो नित्या की देखभाल करती थी। जब उनकी तबीयत खराब थी और वो रोजालिंड ध्यान रखती थी, तब कहते हैं कि ये तब भी कृष्णा हेलन को अपने लव लेटर्स भेजते रहते थे।